हेलो बच्चों उपसंयोजक यौगिक लेसन आज फिनिश हो रहा है। आज इसका लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 24 और लास्ट में हम इसके पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग क्या होता है कि उपसंयोजक यौगिकों का किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, इसी को ही हम कहते हैं इसके अनुप्रयोग, इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशंस। तो चेक करते हैं उपसंयोजक यौगिकों का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो सबसे पहला जो है मैं लिख रहा हूं धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर इसका यूज होता है। देखिए किस तरीके से यूज होता है। कहता है कि अगर आपके पास चांदी है, ठीक है, आपके पास चांदी है मतलब Ag, ठीक है, Ag है या गोल्ड है, इनके अयस्कों से अगर चांदी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, गोल्ड Au सोने को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, तो उपसंयोजक यौगिकों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि बच्चों मैं पहला इसके अंदर बात करता हूं कि अगर आपको Ag को शुद्ध करना है तो आप क्या करो, Ag प्लस होगा, Ag प्लस के रूप में होगा, इसके साथ में कुछ अशुद्धि होगी। जैसे अगर इसके साथ सल्फर की अशुद्धि होगी तो इसको अपने सिल्वर ग्लास कहेंगे, ठीक है, मतलब ये अशुद्ध सिल्वर है, इस पर प्लस एक आवेश है। इसके साथ हम क्या करते हैं बच्चों, Cn- की अभिक्रिया करवाते हैं किसी भी साइनाइड की, चाहे तो ये सोडियम साइनाइड हो सकता है, चाहे ये पोटेशियम साइनाइड हो सकता है। इसके दो अणुओं की हम इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है, AgCN की होल ट्वाइस, और क्या बन जाता है, इस पर -2, इस पर +1 बचा माइनस, तो इस पर आ जाता है माइनस आवेश आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अशुद्ध सिल्वर थी, हमने उसका सिल्वर का संकुल बना करके विलयन में बना लिया और अशुद्धियां जो है नीचे बैठ गई। अब हमने क्या किया, इसको छान लिया, छान करके जो विलयन आया ना, द्रव जो प्राप्त हुआ उसके अंदर ये संकुल आ गया, ये एक्वस फॉर्म में, ये विलयन अवस्था में आ गया। और इस विलयन अवस्था की हमने क्या करी, AgCN की होल ट्वाइस और इस पर -1, इसके दो अणुओं की अभिक्रिया मैंने जिंक धातु से करवाई। किससे करवाई, जिंक धातु से करवाई। तो जिंक में क्या गुण होता है कि ये सिल्वर को, Ag को जो है यहां से हटा करके खुद जुड़ जाता है, तो आपके पास संकुल क्या बन जाएगा, Zn, क्या बन जाएगा, Zn, और Cn कितने जुड़ जाएंगे, 4, और इस पर आ जाएगा -2, और 2 Ag जो है वो ठोस अवस्था में, 2 Ag जो है वो ठोस अवस्था में और कैसी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में अलग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप गौर करना बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो सिल्वर था वो कैसा था, अशुद्ध सिल्वर था। हमने साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके इस संकुल बना लिया और इस संकुल को विलयन में ले आए, फिर इस विलयन की अभिक्रिया मैंने जिंक धातु से करवाई, तो जिंक ने जो है वो क्या कर दिया, Ag को हटा दिया, खुद जुड़ गया, और Ag जो है वो शुद्ध अवस्था में हमारे पास Ag प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिल्वर धातु के निष्कर्षण में जो है हम संकुल यौगिक बनाने का सहारा ले रहे हैं। पहले संकुल यौगिक बनाया, फिर उस संकुल यौगिक में जिंक को प्रवेश करवाया और Ag को हटा करके शुद्ध धातु प्राप्त की। आप देख रहे हो संकुल उपसंयोजक यौगिक हम बना रहे हैं, इसका मतलब हम इसका सहारा ले रहे हैं। गौर करना, यहाँ पे Ag की समन्वय संख्या 2 थी तो 2 CN जुड़े, जिंक की समन्वय संख्या 4 होती है तो 4 CN जुड़े हैं, बाकी सिर्फ इतना ही हुआ है कि जिंक ने Ag को हटाया है। क्लियर हुई बात, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि अगर आपको गोल्ड का निष्कर्षण भी करना है तो भी आप इस विधि से कर सकते हैं। क्या करेंगे कि आप Au प्लस गोल्ड की अभिक्रिया, वही आप जो है फिर Cn के साथ करवाओगे, Cn- के साथ करवाओगे, पर ध्यान रखना यहां पर आपको जल भी लेना पड़ता है और ऑक्सीजन भी लेनी पड़ती है, लेकिन फाइनली होता यही है। आपको हालांकि ये तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में अलग से आएगा, निष्कालन टॉपिक है, बहुत बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि धातुओं के निष्कर्षण के अंदर किस प्रकार से संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। बनना यही है जो पहले बना है
AuCN की ट्वाइस और इस पर आएगा -1, ये भी आ जाएगा किसके अंदर, विलयन के अंदर। और वापस वही काम आपने करना है कि जो AuCN की जो ट्वाइस बना है और इस पर जो माइनस आवेश है इसकी अभिक्रिया अपने जिंक से करवाते हैं। जिंक वही काम करता है कि Au को हटा देता है और खुद जुड़ जाता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Zn। और Cn कितने जुड़ जाएंगे Zn के साथ में, 4, क्योंकि जिंक की समन्वय संख्या कितनी है, 4 है भाई। ठीक है, तो आप इसके पर क्या लगा दोगे, माइनस, और 2Au सोना जो है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जो Au था वो अशुद्ध था और यहाँ जो Au प्राप्त हुआ है वो शुद्ध प्राप्त हुआ है। यहाँ ये किस में लिया हमने, विलयन में ले लिया था। ठीक है, हुआ क्या, दोबारा समझ लें कि जो Au था इसकी मैंने साइनाइड से अभिक्रिया करवा करके क्या बना लिया, Au का साइनाइड के साथ संतुल बना लिया जो कि विलयन में आ गया। अब मैंने उस विलयन को क्या कर लिया, छान लिया तो अशुद्धि तो छलनी में रहेगी और नीचे द्रव के अंदर ये संकुल आ गया। अब इस द्रव के अंदर मैंने जिंक डाला तो जिंक तो साइनाइड के साथ जुड़ करके ZnCN की पावर -2 बना लिया और Au जो है शुद्ध अवस्था में, ठोस अवस्था में नीचे बैठ गया। इस प्रकार से यहाँ जो है शुद्ध गोल्ड जो है हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से धातुओं के निष्कर्षण में जो है हम क्या कर सकते हैं, उपसंयोजक यौगिकों का सहारा लेते हैं। हम इसका पहले उपसंयोजक यौगिक बनाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? ठीक है, इस प्रकार से ये एक बात होगी। चलिए फिर एक और काम हम करते हैं। देखो दूसरा मैं अनुप्रयोग इसका लिख रहा हूं, दूसरा वो है धातुओं के शोधन में। क्या है, पहला धातुओं के निष्कर्षण में था, अब मैं क्या करवा रहा हूं, धातुओं का शोधन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं बच्चों, धातुओं का शोधन करवा रहा हूं, धातुओं का शोधन करवा रहा हूं। ठीक है, अब ये शोधन किस तरीके से होगा, गौर करना, शोधन किस तरीके से होगा धातुओं का, ये लीजिए। देखो धातुओं का शोधन कैसे होगा, धातुओं का शोधन इस तरीके से होगा कि भाई आपके पास पहले तो शोधन का मतलब समझे। देखो बच्चों कोई धातु थी, ये बिल्कुल अशुद्ध थी, बहुत सारी इसके अंदर अशुद्धियां थी। अब इससे मैंने पहले शुद्ध धातु प्राप्त की, लेकिन ये शुद्ध धातु 90 से 95% तक शुद्ध है, लेकिन 5, 4, 10% अभी भी इसके अंदर अशुद्धियां हैं। अब इससे मैं जो धातु 100% शुद्ध प्राप्त करूंगा ना, 99.99% या 100% जो शुद्ध करूंगा, इसको मैं कहूंगा शोधन। यहां से यहां तक की प्रक्रिया निष्कर्षण और यहां से यहां तक की प्रक्रिया शोधन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने इसका शोधन करना है। तो शोधन के अंदर 2 विधियां हैं, उन 2 विधियों के नाम समझ लो। पहली विधि जो है वो है मेरे पास मांड विधि। कौन सी विधि है, मांड विधि। धातुओं के शोधन की पहली विधि है मांड विधि। ये भी अपने दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आज भी पढ़ लोगे, दोबारा दूसरे लेसन में ये आएगा तब फिर पढ़ लोगे, तभी तो हमारी तैयारी होगी। यार केमिस्ट्री इतनी आसान भी नहीं है कि हम जो है एक ही बार में याद कर लें, या हम इतने भी बड़े आइंस्टाइन नहीं है कि भाई एक ही बार में याद हो जाए। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार जहां जहां आए हर बार उसको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि मांड विधि जो है, आप इस शोधन की पहली मांड विधि पर प्रयोग करते हैं। पहला प्रश्न ही आ रहा है, मांड विधि किस धातु के शोधन में काम में आती है, निकल धातु के शोधन में काम में आती है। लो जी, एक पहला ही प्रश्न आ गया। अब काम क्या करते हैं कि आपके पास क्या होती है, निकल होती है जो कि अशुद्ध अवस्था में होती है। इसकी अभिक्रिया अपने 4 कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं से अभिक्रिया करवाते हैं और निकल का एक संकुल बना लेते हैं NiCO4। ये हमारे पास एक वाष्पशील संकुल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, वाष्पशील संकुल बन जाता है। अब इस वाष्पशील संकुल को जो है ना, हम क्या करें, इस वाष्पशील संकुल को और गर्म करके जो है हम Na को अलग कर लेते हैं और 4CO को अलग कर लेते हैं। अब ये जो Na प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, शुद्ध प्राप्त होती है। ये है हमारे पास मांड विधि। करवाया क्या, पहले निकल का कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड के साथ इसका संकुल बनाया। ये संकुल को वाष्पशील था, इसकी वाष्प अलग एकत्रित कर ली और अशुद्धियां नीचे रह गई, और इसको जो है फिर और गर्म करके निकल को और कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़ करके शुद्ध निकल जो हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो आपके पास 2 प्रश्न आए। एक तो क्या कि यार मांड विधि किन धातु के शोधन में काम में आती है, तो निकल के शोधन में काम में आती है।
शोधन कैसे किया जाता है ये देख लो अभिक्रिया। अब ये उपसहसंयोजक यौगिक में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शोधन के अंदर हमें उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक का निर्माण करना पड़ रहा है। क्लियर। अब आप देखें एक और देखें, एक और दूसरी विधि है यहीं पर ही, एक विधि है वॉन आर्केल विधि, वॉन आर्केल विधि। ठीक है, इसको भी आप ढंग से देख लें भाई। वॉन आर्केल विधि ये भी दोबारा आएगी। पहली बात ये किसके शोधन में काम में आती है, तो वॉन आर्केल विधि जर्कोनियम या टाइटेनियम के शोधन में काम में आती है। जर्कोनियम या टाइटेनियम में होता क्या है कि जो जर्कोनियम लिया आपने, कैसा लिया, अशुद्ध, इस जर्कोनियम की अभिक्रिया पहले 2I2 आयोडीन से करवाते हैं और ZrI4 का एक संकुल बना लेते हैं, वाष्पशील संकुल बना लेते हैं, और इस वाष्पशील संकुल की वाष्प अलग एकत्रित कर ली जाती है और इसको गर्म करके ZR ठोस अवस्था में, ZR ठोस अवस्था में आप क्या कर लेते हो, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हो और 2I2 अलग हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो जर्कोनियम प्राप्त होता है वो कैसा होता है बच्चों, शुद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अशुद्ध जर्कोनियम की अभिक्रिया 2I2 से अभिक्रिया करके वाष्पशील संकुल बनाया, जिसको और गर्म करके हमने शुद्ध धातु प्राप्त कर ली, शुद्ध जर्कोनियम प्राप्त कर लिया। अगर I2 के साथ संकुल बनाओगे तो वॉन आर्केल विधि है और जर्कोनियम और टाइटेनियम के शोधन की विधि है। अगर निकल के शोधन की विधि यूज करनी तो मांड विधि है, और कौन से लिगेंड के साथ में इसका संकुल बनाते हैं, कार्बन कार्बोनिल लिगेंड के साथ में इसका संकुल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके पास दो शोधन की विधियां, एक तो धातुओं का निष्कर्षण हो गया, एक धातुओं का शोधन हो गया, दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज मैं आपको और बता रहा हूं क्या करना है, तीसरी चीज और बता रहा हूं जो कि सारी एक जैसी जुड़ी हुई है, वो चीजें मैं एक साथ ले रहा हूं ताकि जो है हमें क्या है कि याद करने में आसानी हो। ये सारी की सारी एक जैसी सी चीजें चल रही हैं। एक है अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या हम इसको कहें वैद्युत लेपन में, वैद्युत लेपन में भी हम संकुल यौगिकों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो वैद्युत लेपन का मतलब समझें कि अगर मेरे पास ये जो मार्कर है इसके ऊपर मैं चांदी की परत चढ़ाना चाहूं, तो मैं चांदी की परत चढ़ाने के लिए जो इसको चढ़ाऊंगा, तो इसको मैं जो विधि काम में लूंगा वो भी विद्युत लेपन। अगर मैं सोने की परत चढ़ाऊंगा तो भी मैं विद्युत लेपन काम में लूंगा। ठीक है, करवाया क्या जाएगा, करवाया ये जाएगा कि आपके पास मान लो इस तरीके से कहानी होगी कि भाई आपके पास इस तरीके से आप एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या किया, दो जिस धातु पर जिसके ऊपर आपने सोने की परत चढ़ानी है, जिस पर आपने क्या करना है बच्चों, सोने की परत चढ़ानी है, उसका क्या ले लो, उसका जो है आप इलेक्ट्रोड ले लो। जैसे ये लो, ये आपने उसकी छड़ लगा दी, जिस पर आपने सोने की परत चढ़ानी है उस पर आप उसकी क्या कर लो, उसके इलेक्ट्रोड बना लो, इलेक्ट्रोड बना लो। ठीक है, और इसके अंदर जो विलयन भरना है, विलयन भरना है वो किसका भरना है, गौर करना कि इसके अंदर जो विलयन भरना है वो किसका भरना है, अगर तो आपको चांदी की परत चढ़ानी है या गोल्ड की परत चढ़ानी है, दो स्थिति है ना। अगर तो आपके पास चांदी की परत आपने चढ़ानी है तो AgCN की होल ट्वाइस और -1 ये संकुल इसके अंदर भरेंगे, और अगर सोने की परत चढ़ानी है तो AuCN की होल ट्वाइस -1 इसका विलयन अपने भरेंगे। आपके पास दो बातें हैं कि या तो इन छड़ों के ऊपर आप सोने की परत चढ़ाना चाहते हो तो AuCN की होल ट्वाइस का विलयन भरोगे, अगर आप चांदी की परत चढ़ाना चाहते हो तो AgCN की ट्वाइस माइनस का विलयन आप इसके अंदर भरोगे। और करते क्या है कि इनको जो है अपने क्या करते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र से इस तरीके से जोड़ देते हैं प्लस माइनस से। ठीक है, तो अब इसमें से अगर चांदी ये वाला विलयन भरा है तो चांदी जो है इसमें से निकल करके इन छड़ों के ऊपर जमा हो जाएगी, अगर इसका विलयन भरा है तो सोना जो है इसके ऊपर इससे निकल करके यहां से निकल करके इसके ऊपर जो है परत के रूप में इसके ऊपर जमा हो जाएगा, और इस प्रकार से जो है इसके ऊपर सोने की परत चढ़ जाएगी। और ये जो सोने की परत जो चढ़ेगी ना, ये बिल्कुल चिकनी होगी और एक बराबर होगी, उबड़ खाबड़ नहीं होगी, इसलिए ये विद्युत लेपन विधि यहाँ पर बहुत ही काम में आती है। आपको अभी जो याद रखना है वो दो ही बातें याद रखो कि भाई विद्युत लेपन में भी हम संकुल यौगिकों का सहारा लेते हैं। अगर अपने को चांदी का
किसी पर लेपन करना है तो आप विद्युत अपघटय के रूप में विलयन में किसको भरते हैं, AgCN की ट्वाइस -1 को भरते हैं, और अगर सोने की परत चढ़ानी है तो AuCN की ट्वाइस -1 संकुल को भरते हैं, इसका विलयन भरते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है विद्युत लेपन भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट समझे बच्चों, चौथा पॉइंट है फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी में गौर करें, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किस प्रकार से होता है बच्चों। फोटोग्राफी होती क्या है, आजकल तो अपने फोन में फोटो खींच लेते हैं, है ना, और मेमोरी कार्ड में सेव कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एक रील आया करती थी जिसको अपने फोटोग्राफी रील कहते थे, है ना, तो कैमरे के अंदर डलती थी, याद हो तो, ठीक है। तो वो जो रील है ना, उसके अंदर भी अपने इस जो है कंसेप्ट का यूज करते हैं। होता क्या है बच्चों, होता ये है कि इस प्रकार से एक आपके पास रील होती है, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास एक रील होती है। आपने अगर देखा होगा तो ऐसे एक रील होती है जिसके बीच में इस तरीके से अलग अलग कट होते हैं बीच बीच में, ऐसे, ये लो, ठीक है, ये एक फोटोग्राफी रील है। जब हम फोटो क्लिक करते हैं, मान लो मेरी फोटो क्लिक करी, तो कैमरे से जो लाइट निकलती है ना, वो मेरे फेस पर पड़ती है और मेरे फेस से टकरा करके वापस कैमरे पर जाती है और कैमरे में लगी हुई रील के ऊपर जाकर के टकराती है, ठीक है। और उस रील के अंदर क्या होता है, रील के ऊपर जो है AGBR जो है इसके ऊपर भरा होता है। क्या इसके ऊपर किसके कण होते हैं, AGBR के कण होते हैं, इसके ऊपर जो है AGBR के कण होते हैं। इस तरीके से सारे पर AGBR इसके ऊपर होता है। कौन सा यौगिक भरा होता है, AGBR, ठीक है। जब इस मेरे चेहरे से प्रकाश टकरा करके इसके ऊपर वापस जाएगा, इस फिल्म के ऊपर वापस जाएगा, तो क्या होगा कि जहां जहां प्रकाश वापस गिरेगा वहां वहां AGBR को वो तोड़ देगा। और कैसे तोड़ देगा, AG को अलग कर देगा और BR2 को अलग कर देगा जहां जहां प्रकाश गिरेगा। तो हो क्या जाएगा, जैसे मान लो मेरी फोटो जहां जहां है, तो इस तरीके से वहां वहां से जो है, इस तरीके से वहां वहां से क्या होगा कि AGBR जो है वो खत्म हो जाएगा, साइडों में AGBR पड़ा रहेगा, लेकिन यहां से AGBR खत्म हो जाएगा जहां जहां से मेरे फेस का जो लाइट यहां पर गिरा है, और उस लाइट की वजह से AGBR जो खत्म हो गया वो मेरे चेहरे के हिसाब से खत्म हो गया, बाकी पड़ा है। क्लियर हुई? तो ये मेरे पास फोटोग्राफी फिल्म है। अब मैं अगर इसको सीधा ही प्रकाश में कैमरे से बाहर निकाल दूंगा, तो ये लाइट के अंदर बाकी जो अब AGBR है वो भी AG और BR2 में टूट जाएगा और मेरा फोटो और पूरी रील सारी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस फोटोग्राफी प्लेट की जो साइड में AGBR जो बची हुई है, इसको हमें हटा करके अन्य संकुल में बदलना पड़ता है, जिससे कि ये घटना ना हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोटोग्राफी फिल्म का स्थायीकरण। क्या कहते हैं, फोटोग्राफी फिल्म का स्थायीकरण करते हैं। और स्थायीकरण करने के लिए इसको हम सोडियम हाइपोविलियन में डुबाते हैं। सोडियम हाइपोविलियन के अंदर इसको डुबाते हैं। और सोडियम हाइपोविलियन के अंदर जब हम डुबाते हैं तो क्या होता है, पहले तो सोडियम हाइपोविलियन का सूत्र देख लें क्या होता है। ये होता है Na2S2 और O3, ये सोडियम हाइपोविलियन का सूत्र होता है, ठीक है। जब ये विलेन इसके अंदर डिप होता है, ये इस विलेन के अंदर इस फोटोग्राफी फिल्म को अपने डुबोते हैं, तो क्या होता है कि जो AGBR का जो Ag+ है ना, वो इस संकुल के इस Na2S2O3 के S2O3-2 के साथ संकुल बना लेता है। और कैसा संकुल बनाता है, इस तरीके से Ag और आपके पास हो जाता है S2O3 की ब्रैकेट की होल ट्वाइस और इसके ऊपर आ जाता है -3, ठीक है। तो ये संकुल बन जाता है। अब यहां पर मेरे फोटो के अलावा जहां जहां AGBR था वो किस में बदल गया, इस संकुल में बदल गया। अगर ये इस संकुल में बदल गया तो ये संकुल तो प्रकाश से प्रभावित नहीं होता। प्रकाश से कौन प्रभावित होता था, AGBR। अब तो AGBR रहा ही नहीं, अब तो ये संकुल बन गया, इसलिए जो है साइडों में ये वाला संकुल बन जाएगा। तो अब जो है, अब अगर मान लो इस प्लेट को अगर मैं क्या कर दूं, इस प्लेट को अगर मैं प्रकाश में भी बाहर निकाल दूं तो भी मेरे फोटो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब
अब साइडों में AgBr है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपने फोटोग्राफी फिल्म का स्थायीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी देखो आप संकुल बना रहे हैं, अपने संकुल बनाने का उपयोग कर रहे हैं। अगर छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पूछ लिया जाता है कि फोटोग्राफी फिल्म के स्थायीकरण के लिए आप फोटोग्राफी प्लेट को किस विलयन में डुबोते हैं, तो सोडियम हाइपोविलयन में डुबाते हैं और सूत्र जो है Na2H2O3 होता है। क्लियर हुई बात? चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट देखो बच्चों क्या किया आप लोगों ने, एक और अनुप्रयोग देखते हैं अपने पास, कौन सा आ गया, पांचवा। देखो पांचवा जो अनुप्रयोग है वो है कि उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक आपने पढ़ा होगा 10वीं में कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें अपने उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उत्प्रेरक के रूप में जो है क्या किया जाता है कि एक आपके पास एग्जांपल लेता हूं मैं, कहता है कि एल्कीनो का जब हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, एल्कीनो का हाइड्रोजनीकरण जब करवाया जाता है, इस एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि एल्कीनो के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं अपने, एल्कीनो के साथ, एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उनको अपने एल्कीन कहते हैं। और एल्कीनो के साथ जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एल्कीनो का हाइड्रोजनीकरण। और एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण के अंदर जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो होता है विल-क्लिंसन, खतरनाक नाम है, विल-क्लिंसन उत्प्रेरक, विल-क्लिंसन उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। अब पेपर में प्रश्न आएगा कि एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है, विल-क्लिंसन उत्प्रेरक को। और विल-क्लिंसन उत्प्रेरक का सूत्र क्या होता है, ये अगर आ गया तो आपने सूत्र इस तरीके से लिखना है बच्चों, क्या कि PHP की होल थ्राइस फिर RH, ये रोडियम होता है, RH धातु है, और ये हो जाएगा अपने पास Cl2। ठीक है, तो ये संकुल है जिसको अपने रोडियम धातु का संकुल कहते हैं। किसका कहते हैं, रोडियम धातु का संकुल कहते हैं। ये Cl2 नहीं लगाएंगे, Cl ही लगा लेंगे। ठीक है, और ये जो संकुल बन गया, इस संकुल का उपयोग किया जाता है। और विल-क्लिंसन जो है उत्प्रेरक का सूत्र जो है ये है। ठीक है, इसका सूत्र जो है वो ये है, और इसका उपयोग जो है एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। और ये धातु कौन सी है, ये है आपके पास रोडियम। कौन सी धातु है, रोडियम धातु है। ठीक है, इसका उपयोग जो है एल्कीनो के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, और ये क्या है, एक संकुल यौगिक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बात भी हमारी हो जाएगी, उत्प्रेरक के रूप में भी इसका काम हो जाएगा। इसके बाद जो है वो आपके पास एक उपयोग आता है जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, एक उत्प्रेरक आता है आपके पास, छठा हो गया जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि जल दो तरीके के होते हैं, एक मृदु जल और एक कठोर जल। कठोर जल जो होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, Ca+2 कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के लवण पाए जाते हैं, तो वो कठोर जल हुआ करता है। अगर इनको हटा लिया जाए तो इस जल का मृदुकरण हो जाएगा या शोधन हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने संकुल के एक संकुल यूज में लेते हैं कि कठोर जल के अंदर इसे मिलाते हैं, Na2EDTA के संकुल को इसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, अब जब कठोर जल में ये मिलाते हैं ना, तो कठोर जल में क्या पड़ा होता है, कैल्शियम पड़ा होता है। कठोर जल में तो क्या पड़ा होता है, कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन पड़ा होता है। ये क्या करता है कि ये जो अपने पास Na है ना, वो ये तो हट जाता है, इसके साथ ये धातु जुड़ जाती है, ये वाला कैल्शियम या मैग्नीशियम जुड़ जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया M, और क्या बन जाएगा, EDTA का संकुल बन जाएगा। अब ये M क्या है, M या तो आपके पास कैल्शियम आयन है या फिर आपके पास मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ चले जाएंगे तो ये अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाएंगे, जिसका आपने अनुमापन द्वारा इसका हम आंकलन कर देंगे। अनुमापन क्या होता है, अनुमापन जो है वो आपको
प्रैक्टिकल के अंदर टाइट्रेशन आपने वर्ड सुना होगा, वो होता है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। वो आपने ज्यादा नहीं पढ़ना, बस अपने क्या कहेंगे कि इस जल की कठोरता का आंकलन जो है हम ऐसे कर सकते हैं कि जल कठोर जल के अंदर ये वाला संकुल डालोगे तो सोडियम हट जाएगा, ये धातुएं जो है इसके साथ जुड़ जाएगी, जिससे जो है इसका ये अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल की कठोरता में भी इसका यूज होता है। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट बात। देखिए क्या कि जैविक प्रणाली के अंदर जो है इसका यूज किया जाता है। जैविक प्रणाली का मतलब क्या होता है? जैविक प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर पेड़ पौधों के अंदर भी संकुल यौगिकों का अनुप्रयोग होता है, वहां भी संकुल यौगिक काम में आते हैं। कैसे कि मैं 3 ऐसे पदार्थ लिख रहा हूं जो जैविक प्रणाली में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने लिखा हीमोग्लोबिन। अरे अपने शरीर के अंदर होता है क्या हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो एक तो अपने पास हो गया हीमोग्लोबिन, एक हो गया आपके पास क्लोरोफिल, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक क्लोरोफिल पाया जाता है। वो कहां पर पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। और एक है अपने पास विटामिन B12, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास जैविक तंत्र के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ हैं। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। और ये किस धातु का संकुल है? आयरन का। किसका है? आयरन का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन भी एक संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजक यौगिक है, जिसके अंदर धातु कौन सी होती है? आयरन Fe होती है। इसी तरीके से क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, वो जो होता है वो होता है Mg। कौन सा होता है? मैग्नीशियम धातु का संकुल होता है क्लोरोफिल। और विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट धातु का संकुल होता है। ठीक है, तो ये आपको 12वीं के लिए याद करना है, तो इतनी बातें याद रहनी चाहिए। हीमोग्लोबिन किसका संकुल? आयरन का। क्लोरोफिल किसका? मैग्नीशियम का। और विटामिन B12 किसका? कोबाल्ट का। क्लियर? अब इसके अंदर थोड़ी बातें और अगर आप जानना चाहते हो कंपटीशन के लिए, तो थोड़ी बातें और जान सकते हो कि इसके अंदर Fe जो है Fe+2 के रूप में होता है, Mg जो है वो Mg+2 के रूप में होता है, कोबाल्ट जो है CO+ के रूप में होता है। ठीक है, ये बात भी अपने ध्यान रख सकते हैं, ऑक्सीजन अवस्था। और ये जो है ना आयरन जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है, और इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 4 होती है, और इसका संकरण जो है वो sp3d2 होता है, इसलिए इसकी ज्यामिति जो है वो अष्टफलकीय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो क्या है? उच्च चक्रण संकुल बनाता है। ये अगर कंपटीशन के लिए देखना है तो थोड़ी बहुत चीजें ये और याद कर सकते हो कि आयरन Fe+2 में अवस्था में होता है, उच्च चक्रण संकुल का निर्माण करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, और sp3d2 संकरण होता है, ज्यामिति जो है इसकी अष्टफलकीय होती है। इसी प्रकार से अगर आपको मैग्नीशियम वाले को देखना है तो मैग्नीशियम जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, और इसके अंदर अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इसका जो संकरण होता है वो dsp2 होता है, और ज्यामिति जो है इसकी वो होती है वर्गाकार समतलीय। कैसी होती है बच्चों? वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है। ठीक है, तो ये बात भी हो जाएगी। फिर अपने बात करेंगे कि कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट भी जो है CO+ जो है वो भी यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ही निर्माण करता है। इसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, और इसके अंदर भी dsp2 संकरण होता है, और वर्गाकार समतलीय जो है इसकी ज्यामिति होती है। ठीक है, तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा नीट जेई की क्वेश्चन भी हो तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। अगर आप सिर्फ 12 चाहते हो तो सिर्फ इतना, ये जो येलो तक मैंने लिखा है, इतनी बात भी अगर याद होगी तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि मेडिकल के अंदर या रोगों के उपचार के अंदर भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। रोगों के उपचार में, या मैं कहूं चिकित्सा के अंदर भी जो है इसका उपयोग किया जाता है संकुलों का। चिकित्सा
चिकित्सा कैसे लिखा जाएगा भाई? देखो मेडिकल के अंदर, चिकित्सा के अंदर, मेडिकल के अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है, मेडिकल फील्ड के अंदर इसका उपयोग किया जाता है संकुल यौगिकों का। कैसे? कई चीजें देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर कैंसर का उपचार करना हो, कैंसर के उपचार के अंदर, कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है बच्चों? एक संकुल यौगिक काम में लिया जाता है जिसका नाम होता है सिस्प्लेटिन। क्या नाम होता है? सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है और इसका सूत्र जो है PTNS3 की होल ट्वाइस और Cl2 होता है। इसकी सिस फॉर्म बनानी है तो आप वर्ग बनाओ, बीच में PT लिखो। अगर आपने लिखा NH3 और NH3 पास पास में लिखा, Cl और Cl पास पास में लिखा, तो ये सिस रूप आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कैंसर का उपचार हो गया। फिर देखें, फिर आप 3 धातुएं हैं, देखो आपके पास 3 धातुएं हैं, मैं आगे लिख रहा हूं। इसके अगर अधिकता हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो उसके उपचार के लिए क्या काम में लिया जाता है? जैसे अगर आपके पास कॉपर की अधिकता हो जाए, आयरन की अधिकता हो जाए या लेड की अधिकता हमारे शरीर में हो जाए, तो इसके उपचार में भी हम इसका संकुल यौगिक बना करके इनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। कैसे? कि इसका संकुल जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है डी पेनिसिल एमीन, एक लिगेंड है। इस लिगेंड के साथ में इसका जो है वो संकुल बना करके इसको बाहर निकाला जाता है। कॉपर की अधिकता को डी पेनिसिल एमीन जो है लिगेंड के साथ संकुल बना करके इसको बाहर निकाला जाता है। अगर आयरन की अधिकता हो जाए तो आप क्या लिखेंगे? डेसी फेरी ऑक्सिम। डेसी फेरी ऑक्सिम एक लिगेंड है, ये भी क्या है? एक लिगेंड है। इसके साथ आयरन का संकुल बना करके इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास लेड यानी कि शीशे का, अगर शीशे की हमारे शरीर में अधिकता हो जाए तो इसकी जो है ना EDTA-4 के साथ में आप इसका संकुल बना करके और इसको जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? इनकी अधिकता, और इनकी अधिकता से जो हमें प्रॉब्लम होगी, इसकी अधिकता से हमें जो प्रॉब्लम होगी हमारे शरीर के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और इसको बाहर निकालने के लिए ये लिगेंड के साथ इसका संकुल बनाना पड़ेगा। आयरन को बाहर निकालने के लिए डेसी फेरी ऑक्सिम बी, ये ध्यान रखना, ये डेसी फेरी ऑक्सिम, पूरा नाम है इसका डेसी फेरी ऑक्सिम बी, ये एक लिगेंड है और इसके साथ इसका संकुल बना करके बाहर निकाला जाता है। और लेड को जो है EDTA के साथ में संकुल बना करके इसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बातें भी अपनी हो गई। एक और बड़ा ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, वो और देखेंगे। एक है कि अगर कोई व्यक्ति मरकरी का जहर पी ले, एंटीमनी का जहर पी ले, कैडमियम का जहर पी ले, आर्सेनिक का जहर पी ले, ठीक है, आर्सेनिक का जहर पी ले, अगर इन धातुओं का विष पी ले, ठीक है, इनका विष पी ले, ठीक है, तो इसके विष का उपचार भी जो है संकुल यौगिकों के साथ ही किया जाता है। क्या करो? अगर कोई जहर पी लेता है तो अपने क्या करते हैं? उसको ऐसे कहते हैं कि अरे तूने क्यों पी लिया, जबकि ऐसे क्या करो? उसके बाल पकड़ो और 2 कान पे लगाओ, अरे जुंडे पकड़ के ना उसके क्या पिएगा जहर, और 2 लगाओ कान के नीचे, है ना। तो वो जहर का उपचार अगर करना है तो बाल का ही यूज करना पड़ेगा, आपको उसके बाल पकड़ने पड़ेंगे। क्या पकड़ने पड़ेंगे? बाल पकड़ने पड़ेंगे। और बाल क्या है? बाल है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, ठीक है, ये एक संकुल यौगिक है। इसका उपयोग किया जाता है इस विष के उपचार में। अगर मरपारे का जहर हो, एंटीमनी का जहर हो, कैडमियम का जहर हो, आर्सेनिक का जहर हो, तो इनके उपचार में ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड संकुल का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है अपने इसको याद रख सकते हैं। इसके अंदर कई बार लेड भी अगर काम जहर हो, लेड का भी, तो भी इसका उपचार इसके अंदर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मैंने आपको
इसके सारे अनुप्रयोग करवा दिए सिवाय एक के। एक अनुप्रयोग मैंने छोड़ा है जिसका नाम है गुणात्मक विश्लेषण। क्या है? गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण एक्चुअली क्या है? प्रैक्टिकल का टॉपिक है। प्रैक्टिकल का टॉपिक है जो मैं एक बार आपको, जब आपका प्रैक्टिकल होने लगेगा दिसंबर जनवरी के अंदर, मैं एक प्रैक्टिकल की क्लास लगाऊंगा 2-4 दिन तक। उस प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर जो है ना, मैं आपको ये समझा दूंगा कि किस तरीके से उसका यूज होता है उपसंयोजक यौगिकों का उसमें। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। आज की क्लास हालांकि थ्योरी थी, मैंने कोशिश करी है कि वो जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। लेसन हो चुका है फिनिश। और एक जरूरी सूचना कि अब आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, एक तो नया लेसन कौन सा शुरू करूं ये बताओ, और दूसरा ये बताओ कि इस चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन का एक लाइव टेस्ट कब लिया जाए, कितने दिन बाद लिया जाए, ताकि आप सभी लोग पूरे कर लो, इस लेसन को सारे को पूरा कर लो, और फिर जो है मैं आपका टेस्ट लूं, आप रिवाइज करके बैठो और साथ के साथ मेरे को आंसर दो। ऐसा नहीं हो कि मैं फिर क्वेश्चन लिखूं फिर मैं उत्तर नहीं समझाऊं, ऐसा ना हो। बस आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आए और फटाक फटाक आप आंसर देते रहो, तब उस लाइव टेस्ट का मजा है। अदरवाइज तो वो एक क्लास ही हो जाएगी, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं वही पढ़ाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पूरा करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कब इसका जो है लाइव सेशन या लाइव टेस्ट लिया जाए। मेरा मन जो है वो मंडे का है कि मंडे में इसका टेस्ट होना चाहिए, लाइव टेस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।